नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं पश्चिम अफ्रीका के एक खास देश की, घाना की। इसे अक्सर अफ्रीका का सितारा भी कहते हैं। हमारे पास जो जानकारी है, जो स्रोत हैं, वो इसके भूगोल, इतिहास और जो इसकी संस्कृति है, उस पर काफ़ी रोशनी डालते हैं। तो आज हम इसी जानकारी के आधार पर समझने की कोशिश करेंगे कि घाना को ये नाम क्यों मिला और आज अफ्रीका में इसकी क्या जगह है। चलिए शुरू करते हैं। हाँ, ये वाकई एक बहुत दिलचस्प विषय है। देखिए, घाना की कहानी सिर्फ आज की स्थिरता या लोकतंत्र तक ही नहीं है। इसका जो ऐतिहासिक वजन है वो बहुत ज़्यादा है। खासकर ये कि ये उप सहारा अफ्रीका में आज़ादी पाने वाला पहला देश था। इसने तो मतलब पूरे महाद्वीप के लिए एक तरह से नई राह दिखाई थी। तो आज की बातचीत में हम इन्हीं स्रोतों के आधार पर घाना के अलग-अलग पहलू देखेंगे। इसका भूगोल कैसा है, अर्थव्यवस्था कैसी है और हाँ, सांस्कृतिक विरासत कितनी गहरी है। बिल्कुल। हमारा मकसद भी यही है कि जो जानकारी हमें मिली है उसके जो अहम बिंदु हैं उनको जोड़कर घाना की एक पूरी तस्वीर पेश करें। हम ये देखेंगे कि भाई इसकी लोकेशन, इसके इतिहास के उतार चढ़ाव, इसकी जो मिली-जुली संस्कृति है और शासन का तरीका, इन सब ने मिलकर इसे आज का घाना कैसे बनाया। और ये समझने की कोशिश भी करेंगे कि ये सारी चीजें मिलकर घाना को आज अफ्रीका में एक खास पहचान क्यों देती हैं। मतलब ये सिर्फ फैक्ट्स नहीं है, ये एक विकास करते देश की कहानी के जरूरी हिस्से हैं जिन्हें समझना अहम है। तो शुरुआत करते हैं इसके भूगोल से, है ना। स्रोत बताते हैं कि घाना पश्चिम अफ्रीका में है। राजधानी अक्रा वो अटलांटिक तट पर है और इसकी सीमाएं पश्चिम में देखें तो कोट द आइवियोर, उत्तर में बुर्किना फासो और पूर्व में टोगो से लगती हैं। ये लोकेशन इसे पश्चिम अफ्रीकी इलाके में एक अहम ज्योग्राफिकल और स्ट्रेटेजिक पॉइंट बनाती है। हाँ, बिल्कुल। और सिर्फ जमीनी सीमाएं ही नहीं, इसका जो दक्षिणी तट अटलांटिक महासागर से जुड़ा है, वो हमेशा से व्यापार और कनेक्टिविटी के हिसाब से बहुत जरूरी रहा है। स्रोत में वोल्टा नदी का भी जिक्र है, जिसे देश की लाइफलाइन कह सकते हैं एक तरह से। इससे न सिर्फ सिंचाई और ट्रांसपोर्ट में मदद मिलती है, बल्कि वो अकोसोम्बो बांध से पनबिजली भी खूब बनती है। ये घाना और उसके पड़ोसी देशों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। स्रोत में घाना झील का भी जिक्र है, जो शायद इसी बड़ी वोल्टा झील सिस्टम का हिस्सा होगी। ये दुनिया की सबसे बड़ी मानव निर्मित झीलों में से एक है। तो ये नदियां, ये झीलें, ये सिर्फ नक्शे पर लकीरें नहीं है, ये देश की इकोनॉमी और लोगों की जिंदगी का हिस्सा हैं। ये ज्योग्राफिकल बैकग्राउंड जरूरी है समझना। अब थोड़ा इतिहास की तरफ चलें। स्रोत साफ बताते हैं कि घाना का पुराना औपनिवेशिक नाम गोल्ड कोस्ट था। यह नाम ही अपने आप में काफी कुछ कहता है, मतलब सोने का तट। यूरोपीय ताकतों, खासकर अंग्रेजों के लिए ये सोने और दूसरे संसाधनों का बड़ा सोर्स था। लेकिन यहाँ कहानी और भी गहरी है और दिलचस्प भी। हाँ, गोल्ड कोस्ट से घाना बनने का जो सफर है, वो असल में गुलामी से आज़ादी और अपनी पहचान मनाने का प्रतीक है। 1957 में घाना की आज़ादी एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक घटना थी। ये उप सहारा अफ्रीका का पहला देश था जिसने औपनिवेशिक राज से मुक्ति पाई। ये सिर्फ घाना के लिए नहीं, पूरे अफ्रीकी महाद्वीप में जो आज़ादी के आंदोलन चल रहे थे, उनके लिए एक प्रेरणा बना, एक मील का पत्थर साबित हुआ। इससे उम्मीद जगी कि हाँ, बदलाव मुमकिन है। घाना के पहले प्रधानमंत्री और बाद में राष्ट्रपति बने, बल्कि पैन अफ्रीकानिज्म के भी बड़े समर्थक थे। क्या आप ये पैन अफ्रीकानिज्म का जो विचार है, इसे थोड़ा और समझा सकती हैं? स्रोत शायद इसी तरफ इशारा कर रहे हैं। जरूर। देखिए, पैन अफ्रीकनिज्म जैसा एनक्रूमा और दूसरे नेताओं ने इसे आगे बढ़ाया, वो एक ऐसा विचार है जो अफ्रीकी मूल के सभी लोगों की एकता और आत्मनिर्भरता पर जोर देता है, चाहे वो अफ्रीका में रहते हों या दुनिया में कहीं और। उपनिवेशवाद के ज़माने में और उसके बाद ये विचारधारा अफ्रीकी देशों को राजनीतिक और आर्थिक रूप से आज़ाद होने और अपनी साझी विरासत और भविष्य के लिए मिलकर काम करने को कहती थी। एनक्रूमा का विजन सिर्फ घाना की आज़ादी तक नहीं था, वो एक एकजुट और मजबूत अफ्रीका का सपना देखते थे। अच्छा, ये बात एनक्रूमा के कद और घाना की शुरुआती भूमिका को समझने में मदद करती है। लेकिन स्रोत ये भी बताते हैं कि आज़ादी के बाद का रास्ता हमेशा सीधा नहीं रहा। शुरुआती दौर में कुछ राजनीतिक अस्थिरता भी आई, मिलिट्री रूल भी रहा। हाँ, ये कई नए नए आज़ाद हुए अफ्रीकी देशों की हकीकत रही है। आज़ादी के बाद देश बनाना, संस्थाएं खड़ी करना, राजनीतिक स्थिरता लाना, ये सब बहुत मुश्किल काम थे। घाना ने भी 1966 में जब एनक्रूमा का तख्ता पलट हुआ, उसके बाद कई साल तक सैन्य शासन और राजनीतिक उथल-पुथल का दौर देखा।
लेकिन जो बात घाना को खास बनाती है, और शायद इसीलिए इसे अफ्रीका का सितारा कहते हैं, वो ये है कि इन मुश्किलों से निकलकर इसने मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी का रास्ता चुना और उसे कामयाबी से बनाए रखा है। 1992 में नया संविधान अपनाने के बाद से घाना में लगातार लोकतांत्रिक चुनाव हुए हैं और सत्ता शांति से ट्रांसफर होती रही है। ये वाकई एक बड़ी उपलब्धि है, खासकर उस इलाके में जहां कई पड़ोसी देश अब भी अस्थिरता से जूझ रहे हैं। अब बात करते हैं यहाँ के लोगों और संस्कृति की। स्रोत बताते हैं कि आबादी करीब 3.4 करोड़ है। ऑफिशियल भाषा अंग्रेजी है, लेकिन ये पूरी कहानी नहीं है, है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। अंग्रेजी भले ही एडमिनिस्ट्रेशन और एजुकेशन की भाषा हो, लेकिन घाना में भाषाओं की बहुत विविधता है। स्रोत में अशांति, जिसे ट्वी भी कहते हैं, ईवेम, फंते जैसी कई बड़ी स्थानीय भाषाओं का जिक्र है। ये रोजमर्रा की जिंदगी, बाजार, समाज में खूब बोली जाती हैं। ये भाषाई विविधता देश की गहरी जातीय और सांस्कृतिक जड़ों को दिखाती है। और ये विविधता धर्म में भी दिखती है। हाँ, स्रोत बताते हैं कि ईसाई धर्म को मानने वाले सबसे ज्यादा हैं, लेकिन इस्लाम भी एक अहम अल्पसंख्यक धर्म है, खासकर उत्तरी इलाकों में। और इसके साथ साथ जो पारंपरिक अफ्रीकी धार्मिक मान्यताएं और रीति रिवाज है, वो भी जिंदा हैं और अक्सर ईसाई या इस्लामी मान्यताओं के साथ साथ चलते हैं। ये धार्मिक मेलजोल और सहिष्णुता घाना के समाज का एक जरूरी पहलू है। और ये जो कल्चरल रिचनेस है, ये कलाओं में कैसे दिखती है? स्रोत में रंगीन केंते वस्त्र, हाई लाइफ संगीत और लोक कथाओं का जिक्र है। ये केंते वस्त्र क्या सिर्फ सुंदर डिजाइन है या इनका कोई गहरा मतलब भी है? केंते वस्त्र तो घाना की सांस्कृतिक पहचान का एक बहुत मजबूत प्रतीक है, खासकर अशांति लोगों के लिए। ये सिर्फ कपड़ा नहीं है, ये एक बहुत जटिल कला है। स्रोत शायद पूरी डिटेल न दे, लेकिन पारंपरिक तौर पर केंते के हर पैटर्न और हर रंग का अपना एक खास मतलब होता है, जो अक्सर इतिहास, सामाजिक मूल्यों या कहावतों से जुड़ा होता है। ये शाही मौकों और ज़रूरी सामाजिक कार्यक्रमों में पहना जाता था और आज भी घाना की विरासत का एक गौरवशाली हिस्सा है। ये सिर्फ लोकल लेवल पे नहीं, बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर भी अफ्रीकी डिज़ाइन और कारीगरी का सिंबल बन गया है। अच्छा, और हाई लाइफ संगीत, स्रोत इसे पारंपरिक संगीत बता रहे हैं। हाई लाइफ 20वीं सदी में घाना में उभरी एक बहुत असरदार म्यूजिक स्टाइल है। इसमें पारंपरिक घानाई रिदम और धुनों को वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट्स और जैज जैसी स्टाइल के साथ मिलाया गया है। ये सिर्फ मनोरंजन का साधन नहीं था, बल्कि सामाजिक मुद्दों पर बात करने और राष्ट्रीय पहचान को जाहिर करने का भी जरिया बना। इसने पूरे पश्चिम अफ्रीका और उससे भी आगे संगीत पर गहरा असर डाला है। तो हाँ, ये पारंपरिक जड़ों से जुड़ा है, पर ये एक विकसित और मॉडर्न स्टाइल भी है। दिलचस्प है, ये सांस्कृतिक चीजें कितनी गहरी और असरदार हैं। अब वापस शासन व्यवस्था पर आते हैं। आपने बताया कि घाना अब एक स्थिर लोकतांत्रिक गणराज्य है। स्रोत इसे अफ्रीका के सबसे स्थिर और पारदर्शी लोकतंत्रों में से एक बताते हैं। इस स्थिरता का क्या महत्व है? इसका महत्व बहुत गहरा है। जैसा हमने पहले बात की, कई बार सत्ता का शांतिपूर्ण हस्तांतरण, मतलब एक रूलिंग पार्टी से ऑपोजिशन पार्टी को सत्ता मिलना, घाना में सफलतापूर्वक हुआ है। ये एक मैच्योर और मजबूत डेमोक्रेटिक कल्चर का संकेत है। ये स्थिरता सिर्फ राजनीतिक नहीं है, ये सामाजिक भरोसे और आर्थिक विकास के लिए एक बुनियाद देती है। जब निवेशकों और नागरिकों को राजनीतिक स्थिरता और कानून के राज पर भरोसा होता है, तो वो लंबे समय के लिए निवेश करने और भविष्य की योजना बनाने में ज्यादा सहज महसूस करते हैं। अफ्रीका के कई हिस्सों में जो अस्थिरता दिखती है, उसके मुकाबले घाना का अनुभव एक पॉजिटिव मॉडल पेश करता है। हाँ, ये स्थिरता तो निश्चित रूप से अर्थव्यवस्था पर भी असर डालती होगी। चलिए अब आर्थिक पहलुओं पर आते हैं। स्रोत बताते हैं कि घाना की अर्थव्यवस्था कई पिलर्स पर टिकी है। सोना और कोको का जिक्र खासतौर पर है। और कोको के बारे में ये फैक्ट कि घाना दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है, ये तो काफी प्रभावशाली है। हाँ बिल्कुल, कोको तो दशकों से घाना की अर्थव्यवस्था की रीढ़ रहा है। ये न सिर्फ एक्सपोर्ट से कमाई का बड़ा जरिया है, बल्कि लाखों छोटे किसानों की रोजी रोटी भी इसी पर टिकी है। चॉकलेट इंडस्ट्री के लिए घाना का कोको बहुत अहम है। इसी तरह सोने का खनन भी ऐतिहासिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण रहा है। जैसा कि गोल्ड कोस्ट नाम से ही पता चलता है, ये आज भी एक बड़ी एक्सपोर्ट आइटम है। लेकिन स्रोत हाल ही में तेल की खोज का भी जिक्र करते हैं। क्या इसने अर्थव्यवस्था के समीकरण को बदला है? तेल की खोज ने निश्चित रूप से एक नया पहलू जोड़ा है।
2010 के आसपास जब कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू हुआ, तब से तेल रेवेन्यू का एक अहम जरिया बन गया है। इसने अर्थव्यवस्था को बूस्ट तो दिया है, लेकिन साथ ही कुछ चुनौतियां भी आई हैं। एक चुनौती है डच डिजीज का खतरा, जहां किसी एक नेचुरल रिसोर्स पर बहुत ज्यादा निर्भरता दूसरे सेक्टर्स जैसे खेती या मैन्युफैक्चरिंग को नुकसान पहुंचा सकती है। दूसरी चुनौती है तेल से होने वाली कमाई का सही और पारदर्शी मैनेजमेंट, ताकि इसका फायदा पूरे समाज तक पहुंचे और भविष्य के लिए भी निवेश हो। स्रोत ये भी बताते हैं कि घाना समय समय पर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF जैसी संस्थाओं से आर्थिक मदद लेता रहा है। यह अक्सर बाहरी झटकों जैसे कमोडिटी की कीमतों में गिरावट या घरेलू आर्थिक दिक्कतों से निपटने के लिए होता है। ये विकासशील देशों के लिए कोई असामान्य बात नहीं है। तो ये एक मिलीजुली तस्वीर है। पारंपरिक ताकतें जैसे सोना और कोको, तेल के रूप में नया अवसर, और साथ ही बाहरी मदद की भी जरूरत भी। पर्यटन का भी जिक्र है। स्रोत इसे एक बढ़ते हुए सेक्टर के रूप में दिखा रहे हैं। हाँ, घाना धीरे धीरे पश्चिम अफ्रीका में एक अहम टूरिस्ट डेस्टिनेशन के तौर पर उभर रहा है। इसकी स्थिरता और तुलनात्मक रूप से बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर ने इसमें मदद की है। स्रोत कुछ खास आकर्षणों का जिक्र करते हैं, जैसे केप कोस्ट कासल। हाँ, केप कोस्ट कासल और ऐसे दूसरे किले। स्रोत बताते हैं कि ये गुलाम व्यापार के इतिहास से जुड़े हैं। ये सिर्फ एक हिस्टोरिकल साइट से ज्यादा है ना? बिल्कुल। केप कोस्ट कासल और पास का एल्मिना कासल यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं। ये जगहें ट्रांस अटलांटिक दास व्यापार के दुखद और भयानक इतिहास की बहुत शक्तिशाली याद दिलाती हैं। लाखों अफ्रीकियों को इन्हीं किलों के डोर ऑफ नो रिटर्न यानी वापसी न होने वाले दरवाजे से जहाज़ों में भरकर अमेरिका भेजा गया था। आज ये जगहें सिर्फ टूरिस्ट स्पॉट नहीं है, बल्कि गहरे चिंतन, शिक्षा और याद करने के केंद्र हैं। यहाँ का अनुभव बहुत मार्मिक और झकझोरने वाला हो सकता है। ये इंसानियत के इतिहास के काले अध्याय की याद दिलाता है। कई अफ्रीकी मूल के लोग, खासकर अमेरिका से, अपनी जड़ों की तलाश में इन जगहों पर आते हैं। इतिहास के इस भारीपन के अलावा क्या प्रकृति प्रेमियों के लिए भी स्रोत कुछ बताते हैं? जरूर। स्रोत काकुम नेशनल पार्क का जिक्र करते हैं, जो अपने कैनोपी वॉकवे के लिए खास तौर पर मशहूर है। ये घने वर्षावन के ऊपर पेड़ों की चोटियों के लेवल पर बने झूलते हुए पुलों का एक नेटवर्क है। जमीन से करीब 40 मीटर ऊपर चलते हुए जंगल का नज़ारा लेना और जंगली जानवरों को देखना, ये एक अनोखा और रोमांचक तरीका है। ये पार्क बायोडायवर्सिटी के संरक्षण का भी एक अहम केंद्र है। और वोल्टा झील और अक्रा का मकोला मार्केट, जैसा हमने पहले जिक्र किया, वोल्टा झील, स्रोत में घाना झील लिखा हो सकता है, पर वोल्टा ज्यादा प्रसिद्ध है, बहुत विशाल है और बोटिंग, फिशिंग और आसपास के समुदायों को देखने के मौके देती है। अक्रा का मकोला मार्केट एक बिल्कुल अलग अनुभव है। ये शहर के सबसे बड़े, सबसे व्यस्त और सबसे रंगीन बाजारों में से एक है। यहाँ आपको लोकल लाइफ की धड़कन महसूस होती है। कपड़े, खाना, हैंडीक्राफ्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, लगभग सब कुछ मिल जाएगा। ये घाना की रोजमर्रा की संस्कृति, ऊर्जा और उद्यमशीलता का अनुभव करने के लिए एक शानदार जगह है। हालांकि ये काफी भीड़-भाड़ वाला और तेज हो सकता है। तो ऐसा लगता है कि घाना में इतिहास की गंभीरता, प्रकृति का रोमांच और आज की संस्कृति की जीवंतता, इन सब का एक अनोखा मेल है। हाँ, यही घाना के पर्यटन की खासियत है। ये सिर्फ सुंदर बीच या वाइल्ड लाइफ तक ही सीमित नहीं है। ये इतिहास के साथ एक गहरा जुड़ाव, अलग अलग तरह के प्राकृतिक नज़ारे और एक स्वागत करने वाली जिंदा दिल संस्कृति पेश करता है। ये मिश्रण इसे एक यादगार और सार्थक यात्रा का अनुभव बनाता है। तो इस सारी जानकारी को अगर हम समेटें तो इसका क्या मतलब निकलता है? मतलब जब हम घाना के भूगोल, उसके ऐतिहासिक रास्ते, गुलामी से आज़ादी और फिर लोकतंत्र तक, उसकी रिच और विविध संस्कृति, तुलनात्मक रूप से स्थिर शासन और उसकी विकास करती अर्थव्यवस्था को एक साथ देखते हैं, तो अफ्रीका का सितारा वाली जो इमेज है वो थोड़ी और साफ होती है। ये एक ऐसा देश लगता है जिसने कई चुनौतियों के बावजूद तरक्की की है। निश्चित रूप से गोल्ड कोस्ट से अफ्रीका के सितारे तक का जो बदलाव है, ये सिर्फ नाम का बदलाव नहीं है। ये एक देश के इरादे और विकास को दिखाता है। लोकतंत्र के प्रति इसकी जो प्रतिबद्धता है, भले ही शुरुआत में थोड़ी लड़खड़ाई हो, अब काफी मजबूत दिखती है। शिक्षा पर जोर देना और अर्थव्यवस्था में विविधता लाने की कोशिशें, ये सभी एक सही दिशा का संकेत देते हैं। हालांकि चुनौतियां अभी भी हैं, जैसा कि IMF की मदद की जरूरत या तेल रेवेन्यू के मैनेजमेंट जैसे मुद्दों से साफ है। तो ये स्थिरता और प्रगति
इसे महाद्वीप पर एक खास जगह देती है, शायद एक रोल मॉडल की तरह। कुछ मायनों में हाँ, घाना ने ये दिखाया है कि औपनिवेशिक अतीत की मुश्किलों और शुरुआती अस्थिरता से उबरकर एक स्थिर, काम करता हुआ मल्टी पार्टी लोकतंत्र बनाना संभव है। जैसा हमने बात की, यहाँ सत्ता का शांतिपूर्ण हस्तांतरण नियमित रूप से हुआ है। ये कई दूसरे अफ्रीकी देशों के लिए एक पॉजिटिव मिसाल है जो ऐसी ही चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। ये स्थिरता, तुलनात्मक शांति और लोकतांत्रिक संस्थाओं के प्रति सम्मान घाना को उम्मीद और स्थिरता के प्रतीक के रूप में स्थापित करते हैं। ये वाकई एक प्रभावशाली कहानी है। मतलब आज़ादी हासिल करना एक बात है, लेकिन उसे बनाए रखना, लोकतंत्र को मजबूत करना और लगातार तरक्की की दिशा में काम करना, ये कहीं ज़्यादा मुश्किल है। और यहीं पर सोचने के लिए एक ज़रूरी सवाल उठता है। घाना के पास प्राकृतिक संसाधन है, सोना, कोको, तेल। साथ ही इसने बड़ी मेहनत से लोकतांत्रिक स्थिरता और साख बनाई है। तो भविष्य में घाना इन दो जरूरी चीजों, अपनी प्राकृतिक दौलत और अपनी राजनीतिक स्थिरता के बीच संतुलन कैसे बना सकता है? कैसे ये पक्का कर सकता है कि नेचुरल रिसोर्सेज से होने वाली कमाई का इस्तेमाल सस्टेनेबल डेवलपमेंट, असमानता कम करने और सभी नागरिकों का जीवन स्तर सुधारने में हो, न कि ये भ्रष्टाचार या अस्थिरता का जरिया बने। ये संतुलन साधना घाना के अफ्रीका का सितारा बने रहने के लिए बहुत जरूरी होगा। इस पर आगे सोचा जा सकता है।